भाजपा जो है जुमलेबाज है, ताकि पिछले 10 साल में जिस उम्मीद के साथ इस गवर्नमेंट को लाया गया था कि शायद ये आएंगे और कुछ अच्छा करेंगे, इसने पूरे देश को कर्ज के बोझ तले डुबो दिया है। जनता ने गलत सुन लिया इनको कि हम ये चीजें कम करेंगे, विकास लाएंगे। इन्होंने शायद ये कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो हम बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, ऐसी चीजें बढ़ा देंगे कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए और आम आदमी गरीब हो जाए, कुछ लोग जो अमीर हो जाए और फिर वही जो पुराना जो देश था लोकतंत्र से पहले वही लौट कर आ जाए कि बाकी लोग जो है वो आपकी गुलामी करेंगे, आपके लिए काम करेंगे और आप लोग राजा शाही बन के वहाँ पर शासन करेंगे। इसलिए इस बार जो वोट है वो अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए कर। इस बार ये वोट जो है स्वाभिमान बचाने का वोट है, देश बचाने का वोट है, अपनी पीढ़ियों को बचाने का वोट है, संविधान को बचाने का वोट। जनता जब ठान लेती है तो पैसे की पावर, बाहुबल की पावर, ये सब खत्म हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हम जिनसे बात करने आए हैं वो हैं एएसपी पार्टी की उम्मीदवार बबीता यादव। बबीता यादव उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली से खड़ी हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2024 का चुनाव जो है सारी पार्टियां दमखम लगा रही हैं और चंद्रशेखर जो है नगीना से चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी पार्टी की ही उम्मीदवार जो है दिल्ली से उत्तर पूर्वी क्षेत्र से खड़ी हैं। बबीता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ चुनाव लड़ने आई हैं। थैंक यू सर। पहला सवाल जो बनता है कि आप आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ उम्मीदवार हैं, लेकिन सामने जो पार्टी है वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी जो है धन बल में सबसे ज़्यादा है, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं। हम भाजपा की बात कर रहे हैं, तो वैसे में एज ए आप कैसे आप फाइट करेंगी? सबसे पहले तो भारत की सबसे बड़ी भी पार्टी एक दिन बहुत छोटी पार्टी भी थी, तो हर पार्टी का एक समय होता है। हमारी पार्टी भी इमर्जिंग पार्टी है। और दूसरा आपने कहा कि धन बल, तो लोकतंत्र का ये जो पर्व है, मैं नहीं मानती कि ये कोई मतलब धन बल का एक शो ऑफ है कि किसके पास कितना पैसा है वही जीतेगा। अगर ऐसा पैसे वाले ही जीतते तो देश की 70 साल जिस पार्टी ने राज किया है उसके पास सब ज़्यादा पैसा होगा, चाहे आज दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, तो वो कभी हटती ही नहीं। ऐसे बीजेपी भी इसके बाद अब 10 साल के बाद आप देखना कि उसके बाद क्या होगा। बाकी कुछ स्टेट जैसे पीछे कर्नाटका में इलेक्शन हुए, हिमाचल में इलेक्शन हुए, तो सबसे बड़ी जो पैसे वाली पार्टी है उसको वहाँ से उखाड़ा गया। तो ऐसा नहीं है, जब समझदार होती है जनता, जब ठान लेती है तो पैसे की पावर, बाहुबल की पावर, ये सब खत्म हो जाते हैं। दिल्ली में पिछले 2 बार से भाजपा के मनोज तिवारी सांसद रहे हैं उत्तर पूर्वी जिला से, और इस बार भी जो है भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, और मनोज तिवारी यहाँ से हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने इलाके में बहुत काम किया है और जनता हमारे साथ है। इलाके में तो आप सर्वे कर सकते हो कि उन्होंने काम किया है। आप देखोगे कि जनता बहुत त्रस्त है, गंदगी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, इवन मतलब लोगों को पानी पीने के लिए पानी तक नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को 2 वक्त की रोटी की टेंशन कम होती है, पानी पीने की टेंशन ज़्यादा होती है कि रात को अगर पानी आपने बिस्लरी नहीं खरीदी तो पानी कहाँ से पियोगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र में कोई काम हुआ है। और जैसे भारत में 2 भारत बसते हैं, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया जैसे जो डेवलप है, जैसे नॉर्थ एवेन्यू है, न्यू दिल्ली है, और भारत जो ग्रामीण प्रदेश है, जो गरीबी से त्रस्त है, वो भारत। ऐसे दिल्ली में भी 2 दिल्ली हैं। एक दिल्ली जो है वो नॉर्थ एवेन्यू है, जहाँ सारे एमपी और एमएलए रहते हैं, और दूसरा दिल्ली ये है उत्तर पूर्वी दिल्ली है, और जिसमें एक वेब सीरीज भी आई थी और उस वेब सीरीज का नाम था पाताल लोक। और पाताल लोक का मतलब यही था कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई मतलब गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की योजनाओं का कहीं पर किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। आप देखोगे कि हर क्षेत्र जो है, शायद मतलब हम एक हंगर इंडेक्स बताते हैं कि हमारे देश में भुखमरी जो है हम उसमें सबसे लोअर, अपने पड़ोसी जो देश है उनसे भी हम लोअर लेवल पे हैं। तो वो आप इस क्षेत्र में देख सकते हो, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा मतलब छोटे छोटे घरों में लोग जैसे पशुवत एक व्यवहार होता है कि एक 25 गज के मकान में 10 लोग परिवार के रह रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मतलब एक देश के लिए शर्म की क्या बात होगी। पीने के लिए पानी नहीं है, आप बाहर निकलोगे मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, कचरा पड़ा हुआ है बाहर, उसके कचरे से जो गंदगी है, कीड़े निकल निकल के घरों में पहुंच रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। फिर माइग्रेंट वर्कर हैं इससे ज़्यादा, वो अपनी वो रोज़गार छोड़ के फिर 1 महीने अपने गांव में बेचारे रह के आते हैं अपना जो हेल्थ है वो ठीक करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे आज तक कांग्रेस रही हो, चाहे अभी बीजेपी रही हो या आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को के लिए किसी ने काम किया। सिर्फ उनको वोट बैंक समझा है और उसी की तरह उनका यूज किया है।
मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार की जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो दिल्ली का ये उत्तर पूर्वी जिला, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, वो इसकी भी बात कर रहे हैं। और मनोज तिवारी का कहना है कि पिछले 10 साल में जो है मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। SC ST OBC के लिए उनका स्टैंड अप योजना है, स्टार्टअप योजना है और उज्ज्वला गैस योजना है, जिसमें वो गृहिणियों के लिए जो है गैस मुफ्त में या कम दामों पर देने की बात करते हैं। तो उनका कहना है कि 10 सालों में देश का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और जो देश की जनता है, 135 करोड़ जनता उनके साथ है और इसी नारे के साथ वो चुनाव में आ रहे हैं और वो 400 का दावा कर रहे हैं। देश की 135 करोड़ अगर जनसंख्या आपके साथ है तो वो जनसंख्या बेरोजगार नहीं होती। आज देश की 4% जो संपत्ति है, वो 4% जो लोग हैं उनके पास देश की 90% संपत्ति है। तो अगर आप स्टैंडर्ड स्टार्टअप जैसी योजनाएं चलाते तो मुझे लगता है कि जो संपत्ति उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता आपके समय में, तो वो हुआ नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ज़्यादा हुआ है, तो बाकी जनता तो गरीब ही है। दूसरा, आप देखो कि कोविड काल में देश के 55 जो है व्यक्ति अरबपति की लिस्ट में आ गए हैं। लेकिन आम जनता की जब बात करोगे तो भुखमरी इंडेक्स लगा लो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लगा लो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लगा लो या जो लोकतंत्र का इंडेक्स आता है चाहे उसमें लगा लो, आप में हर आपकी रैंक जो आपके पड़ोसी देशों से भी, पड़ोसी देश तो आपके कंपैरिजन के लायक नहीं है भाई। बांग्लादेश बहुत छोटा है, पाकिस्तान से आप क्या कंपैरिजन करोगे, नेपाल भूटान से क्या कंपैरिजन करोगे। लेकिन हमारी जब तुलना की जाती है तो पड़ोसियों से की जाती है जो हमसे बहुत पीछे है। लेकिन आज हम इन सब प्रेस जो इंडेक्स हैं इनमें सबसे पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 10 साल की जो गवर्नमेंट रहा उसमें स्टार्टअप योजना, इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला है और जो मिला है वो आप देखो कि किसको मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में जिस उम्मीद के साथ इस गवर्नमेंट को लाया गया था कि शायद ये आएंगे और कुछ अच्छा करेंगे, इसने पूरे देश को कर्ज के बोझ तले डुबो दिया है। 15 लाख ये लोग विदेशों से ला रहे थे कि हर किसी खाते में डालेंगे, 15 लाख का कर्ज कर दिया गया है। 55 लाख करोड़ का कर्ज, 55 लाख करोड़ का कर्ज था हमारे देश पर और अभी वो 150 करोड़ बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया, मतलब 200 करोड़ के आसपास हो गया है। और दूसरी बात, आप मणिपुर में महिलाओं का देख सकते हो, जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप वो दिए तो गए सिलेंडर, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं है लोगों की सिलेंडर भरवाने की। आप देखो कि 1100 रुपये का सिलेंडर यहाँ पर मार्केट में बिक रहा है, गवर्नमेंट रेट 900 है, लेकिन वो सभी को नहीं मिल पा रहा है। जो कांग्रेस राज में 450 मिलता था, इवन वो भी मतलब काफ़ी महंगा था अगर हम देखें तो। लेकिन जिस महंगाई और जिन मुद्दों के ऊपर ये गवर्नमेंट आई उसने तो उन सब चीज़ों को डबल कर दिया। इन्होंने शायद मेरे को हिसाब से ना जनता ने गलत सुन लिया इनको कि हम ये चीज़ें कम करेंगे, विकास लाएंगे। इन्होंने शायद ये कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो हम बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, ऐसी चीज़ें बढ़ा देंगे कि आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाए और आम आदमी गरीब हो जाए, कुछ लोग जो अमीर हो जाए और फिर वही जो पुराना जो देश था लोकतंत्र से पहले वही लौट कर आ जाए कि बाकी लोग जो है वो आपकी गुलामी करेंगे, आपके लिए काम करेंगे और आप लोग राजाशाही बन के वहाँ पर शासन करोगे और नाम का लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र तो नाम का ही है। आप खुद देख सकते हो कि जो हम जिस लोकतंत्र का जो इंडेक्स आता है उसमें हम छदम कैटेगरी वाले में, इवन वोट परसेंटेज जो है वो गिर रहा है। जनता जो वोट डालने के लिए नहीं निकल रही है। मेरे क्षेत्र में नोटा के 5000 वोट है लगभग। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र में लोगों की जो आस्था है वो कम होने लगी है कि आप कितना भी वोट डाल लो, ये जो ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप वोटों के गिरते प्रतिशत की बात, मतदान के गिरते प्रतिशत की बात कर रही हैं, क्योंकि पहला चरण का मतदान हो चुका है और 60% वोटिंग हुई है और यूपी में ही 50%, बिहार में सबसे कम 46% हुआ। तो आपका जो ये मतदान को जो उदासीकरण जो लेके है जनता के बीच, आप उस पर कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं उसी पे कहना चाह रही हूँ कि जो सामान्य जनता है वो तो बेचारी जो मजदूर वर्ग से आती है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। और उसको जब मैं भी यहाँ गोपालपुर झुग्गियों में अभी गई, हमने डोर टू डोर अभियान स्टार्ट किया, तो मैंने जब उनको बताया कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं लोकसभा की उम्मीदवार हूँ, तो उन्होंने कहा था सारे एक जैसे ही है। पिछली बार वो आए थे मनोज तिवारी जी, वो ये वादा करके गए थे और उन्होंने मेरे को एक ये गंदा नाला जाता है नेहरू विहार से आगे की तरफ, ये दिखाया और वो नाला जो है जैसी सड़क बनी हुई है और उसको खुला छोड़ा हुआ है। कह रही कि एक दिन एक गाड़ी आई और उससे बच्चा जो है छटक के बाहर गिर गया। हम लोग खड़े थे, कह रही कि हमने जो है उसको गोदी में ले लिया, बच्चे को बचा लिया, नहीं वो सीधे नाले में जाता। तो बोली जस्ट हम जिसके पास रह रहे हैं हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम जिस घर में झुग्गी पे बैठे हैं उसके नीचे से गंदा नाला जा रहा है, उसका पानी रिस के हमारे घर में आ रहा है। तो बोली कि हमारे लिए काम करने वाला कोई नहीं है और हमें विश्वास नहीं है अब नेताओं पर। इसका मतलब सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट के अंदर, लोकतंत्र के अंदर लोगों का विश्वास कम हो रहा है, जो वोट परसेंटेज भी बता रहा है। और जो बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसलिए वोट करने नहीं जा रहे कि उनका भी जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विश्वास वो खत्म होता जा रहा है।
विपक्ष जो है कह रहा है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, इस बार अगर मोदी सरकार जीत जाती तो संविधान बदल देगी। भाजपा के नेता हेगड़े साहब हैं जो कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं, वो उनका कहना है कि 400 सीट हमें दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी चंद्रशेखर जी भी कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है, 400 सीट ले आती, तो आप संविधान कैसे बचाएंगे? या आप जो है पूरे देश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे आखिर आप इतने कम सीटों पर चुनाव लड़ के संविधान बचाने की लड़ाई में आप कैसे योगदान देंगे? चंद्रशेखर जी जो भाई साहब हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ बात करी थी कि उनको नगीना से लड़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन पार्टियों ने, जो कांग्रेस बीजेपी है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक समझौता कर लिया है। शायद कहीं ना कहीं ये सिर्फ नाम की संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है नेशनल पार्टी है, जो अपोजिशन में भी है। अगर वो चाहते कि भाई देश संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी जिन्होंने हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको भी वो साथ में लेते। लेकिन अब हमारी छोटी पार्टी है और 10 से 12 जो है पूरे देश में अभी तक जो सीटें डिक्लेयर हुई है, हो सकता है आगे और भी हो जाए, तो हम हर उस सीट पर जो है इन पार्टियों के उसको टक्कर देंगे। और हम संविधान तभी बचा पाएंगे जब हमारे लोग संसद में होंगे, क्योंकि अगर संसद में कल ऐसा कुछ बिल पास होता है तो हम उसका विरोध कर पाएंगे, हम उस पर आंदोलन कर पाएंगे। इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की है। और संविधान को बदलने की ताकत अगर मान लो ये 400 पार ले भी आती ईवीएम में कुछ ना कुछ सेटिंग करके, और अगर बदलने की कोशिश करते हैं, तो इस देश के जो लोग हैं ना, वो इतने कमज़ोर नहीं है कि ये लोकतंत्र की जो लड़ाई है, जो संविधान, जो स्वतंत्रता हमने पाई इतने बलिदान देकर, तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अंबेडकर, वो दोबारा भी पैदा हो सकते हैं। एक सवाल कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, मान लीजिए आप जीत जाती हैं, ठीक है, तो चुनाव जीतने के बाद जो छोटी छोटी पार्टियों का विलय हो जाता है भाजपा के साथ, और फिर वो उनके एक सत्ता का वो राग अलापने लगती हैं और उनके विचार भी बदल जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कल को दल बदल होता है, ये सब आजकल चल रहा है, आप देख रही होंगी। अभी जैसे भाई चंद्रशेखर जी का बयान आया था कि अगर वो जीतते हैं यहाँ से, उनको समर्थन देने का टाइम आया तो इंडिया गठबंधन को देंगे, वो कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होंगे, ये हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा है। और मैं अपनी बताऊं तो मैं कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होंगी, मैं आज ये लिख के दे रही हूँ। जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है वो कहीं ना कहीं देश बचाने वाली पार्टी है, कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव है, जो सोशल जस्टिस के लिए जो इन्होंने काम किया है, संविधान के लिए जिन्होंने काम किया है, तो हम उन्हीं का साथ देंगे। यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी, ठीक है, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और मोदी जी के चेहरे के नाम पर उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, जीते भी हैं। इस बार वो हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं और आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो कैसे, क्या आपको लग रहा है? सबसे पहले तो तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार जनता तय करेगी कि पिछले 10 सालों के आधार पर जनता वोट देगी। जनता से मेरी यही अपील है कि वो प्रधानमंत्री ना चुने, वो अपने एमपी चुने। जब अगर आप अच्छे एमपी चुनोगे तो अच्छे प्रधानमंत्री भी चुने जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, बुरे लोग आप पर राज करेंगे। इसलिए इस बार जनता को तय करना है, उन्हें कोरोना काल जो है वो याद करना है कि कैसे जो है आप लोग पैदल गए यहाँ से, और कैसे आपने अपने बच्चों को खोया, भूख से लोग मरे, कैसे जो अत्याचार हुए कोरोना काल में, उन सब चीज़ों को याद करके और सही व्यक्ति को जो है इस बार वोट करना है। और अपने जो एक कहावत थी कि आम आदमी तो पॉलिटिक्स से इसलिए दूर हो गया कि कहावत इन्होंने चला दी कि राजनीति मत जाना, राजनीति जो है वो बड़ी गंदी चीज़ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर राजनीति गंदी चीज़ है तो भाई बड़े जो लोगों की तो ज़्यादा इज्जत है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो उनको तो राजनीति मानना ही नहीं चाहिए था। तो ये क्या था, ये एक जुमला था इसलिए कि भाई सामान्य लोगों को राजनीति से दूर रखा जा सके, गरीब और मिडिल क्लास वर्ग को राजनीति से दूर रखा जाए। इस बार मेरी सभी से अपील है, जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, उन सभी से कि इस बार अपने बच्चों को जो है राजनीति में आप भेजो। जैसे हम लोग खड़े हुए तो हमें सपोर्ट करो, जहाँ से भी जो यूथ खड़ा हो रहा है सामान्य परिवार से, आप उसको सपोर्ट करो, ताकि जो है एक नई पीढ़ी संसद में भेजी जा सके। और जब नौजवान बच्चे जो है सिस्टम में जाते हैं, तो आप देखो कि हर किसी के अंदर कुछ बदलने का जज्बा होता है। मेरी एक पुलिस अफसर से बात हुई तो उन्होंने मेरे से कहा कि जब हम स्टार्टिंग में 2 साल भर्ती हुए तो हम लोगों में बड़ा जज्बा था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम चाय भी किसी के बाहर की नहीं पीते थे। लेकिन जब आप सिस्टम में आते हो ना, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे फिर बदलना पड़ता है, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो इसीलिए मेरी सभी से अपील है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है, जो नई पार्टियाँ आ रही हैं, उनको जिताकर भेजो और फिर देखना कि लोकतंत्र कैसे बदलता है, हर सामान्य लोगों के लिए कैसे काम करता है। तो इस बार ये जनता तय करेगी कि मनोज तिवारी जी का क्या जो है हाल रहेगा। हमने मोदी जी का भाषण सुना है, मोदी जी अपने भाषणों में लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि आप जो है इंडिया गठबंधन के विचारों के साथ आप समानता रखती हैं, चुनाव जीतने के बाद भी जो है हम उनके साथ रहेंगे। तो मोदी जी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो दलितों का और पिछड़ों का जो है आरक्षण छीन के मुसलमानों को देना चाहती है।
कांग्रेस का राज 70 साल रहा इस देश में। मुझे बता दो कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने कौन सा काम कर दिया। अगर 70 साल में मुसलमानों के लिए वो कुछ करती तो मुझे लगता है कि सारे मुसलमान राजा बने बैठे होते अभी तक, या सारे मंत्री या प्रधानमंत्री बने बैठे होते। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी को फेवर किया है। लेकिन ये भाजपा जो है जुमलेबाज है, किसी का भी कोई भाषण देते हैं तो उसकी कुछ एडिटिंग करके उसके कुछ शब्दों को पकड़ के उन्हीं को वैसे परोस देते हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेके हमला बोला है उन पे, कि उनका कहना है कि मनमोहन सिंह ने ये कहा है कि देश के संसाधनों पे जो पहला हक है वो मुसलमानों का है, वो आपकी संपत्ति को लेके मुसलमानों में बांट देगी जो कि घुसपैठी हैं। मैंने वही तो कहा कि ये पूरे भाषण को नहीं सुनाएंगे आपको। अगर आज मैं भी बोल देती हूँ तो वो उसी को कट करेंगे और लास्ट वाली 2 लाइनें उसको चलाएंगे मीडिया के ऊपर। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि SC ST OBC और माइनॉरिटी ये इस देश के निवासी हैं, इनका जो पहला हक इनका होना चाहिए, इवन होना भी चाहिए। क्योंकि इस देश की सफाई किसने की? हम लोगों ने की। इस देश में अनाज पैदा किया वो हम लोगों ने किया, और छोटे मोटे काम किए, टायर पंचर जितना भी छोटा मोटा काम है सब किसने किया? हम लोगों ने किया। तो बात यह है कि जो लोग घर में ज़्यादा काम करता है उसका अधिकार तो होता है, उसकी चलने भी चाहिए, लेकिन हमारी नहीं चलने दी, तो उनका कहना गलत थोड़ी है। आप अपने चुनाव में हमेशा बहुजन की बात करती हैं, जाति की बात करते हैं, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप जातीय ध्रुवीकरण करना चाह रही हैं? देखो, मैंने कभी भी अपने इलेक्शन में बहुजन वगैरह की बात नहीं करी है। मेरी किसी भी आप स्पीच में आप मतलब कुछ पर्टिकुलर कास्ट को लेकर मतलब आप नहीं सुनोगे। मेरे लिए सभी इक्वल है। लेकिन जब वो कहते हैं कि जब घर की लड़ाई होती रही, एक भाई को ज़्यादा मिल जाए और 4 पीछे रह जाएं, तो 4 भाई लड़े तो गई कि भैया आपको ज़्यादा मिल गया, हमें नहीं मिला। मेरी सिर्फ लड़ाई वहाँ तक है। मैं किसी भी जाति और धर्म के जो है अगेंस्ट में नहीं हूँ। सिर्फ बात मुद्दों की है जो सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे 4 पिलर डेमोक्रेसी के हो उनमें हो, चाहे वो संसाधनों का हो। यहाँ से चुनाव कन्हैया कुमार भी लड़ रहे हैं, तो मुकाबला बहुत कड़ा है इस सीट पे। तो मनोज तिवारी हैं, आप हैं, और कन्हैया कुमार, क्या लग रहा है आपको? डेफिनेटली हम ये सीट जो है वो जीतेंगे, क्योंकि इस सीट पर पीछे भी आप देखोगे कि मैं 14 साल से यहाँ पर रह रही हूँ, और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काम किया है, मैंने लोकल लोगों के लिए काम किया है। जब गढ़ी में डूम बाढ़ आई, हकीकत नगर में बाढ़ आई, तो मैं खुद जो है रात के 12-12, 1-1 बजे तक छोटे बच्चों को, महिलाओं को वहाँ से निकाल के लाए, नाव में बैठकर। मैंने काफ़ी काम किया। और दूसरी बात यह है कि ये जो सीट है इस पे जब कोरोना काल भी आया तो ना तो बीजेपी वालों ने कोई काम किया, ना ही जो है इन्होंने कांग्रेस वालों ने कोई काम किया। तो जो हमारी पार्टी है उसने NRC की जो लड़ाई है वो हमने लड़ी, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लड़ी। दूसरा, हमारा जो वोट बैंक है अगर आप एक वैसे भी देखो तो वो हमारा ज़्यादा परसेंटेज जो है वो बैठती है। तो इस बार हमारी ये जो सीट है वो फाइनल यहाँ से निकली। एक आखिरी सवाल कि जो कांग्रेस के लोग हैं या बाकी दल के लोग भी कहते हैं कि बाहर के लोग आके चुनाव लड़ते हैं, वो यहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं समझते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो दिल्ली जो है वो सभी की है। आप देखोगे कि दिल्ली में, मैं तो हरियाणा से हूँ और पहले तो दिल्ली और हरियाणा एक ही थे। अब एक पॉलिटिकल बाउंड्री खींच दी तो उससे कोई हरियाणा से अलग तो हो नहीं जाती है। तो अगर पॉलिटिकली मतलब वैसे भी देखे एक लैंड, तो वो इक्वल थी कि हरियाणा उसी का ही एक पार्ट था। और 7 साल बाद तो आप कहीं पर भी रह, आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, लेकिन आपको राइट भी है कि अगर 7 साल कहीं पर रह लेते हो तो आपका डोमिसाइल वहाँ का बन जाता है। मेरे को तो 14 साल हो गए यहाँ पर, ये मेरी कर्म भूमि है। भले ही मेरा जन्म हरियाणा में हुआ हो, लेकिन मेरी पढ़ाई जो है अदर स्टेट में हुई है। उसके बाद 14 साल मेरे को दिल्ली में रहते हुए हो गए। यहाँ से मैंने पढ़ाई भी की, IAS की तैयारी भी करी। और मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि मेरी जन्मभूमि से ज़्यादा तो मेरी कर्म भूमि, मुझे यहाँ से जो लगाव है और यहाँ से जो अपनापन है, शायद मैं हरियाणा तो मुझे लगता है कि साल में मैं 1-2 बार जाती हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए, रात भर के लिए। तो ये मेरा घर तो यही है। आप ये कहने का मतलब अब आपका घर एक तरह से दिल्ली है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो अभी देश में चुनाव चल रहे हैं, देश की जनता को, या आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो चुनाव है ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये देश बचाने का चुनाव है, एक भागीदारी का चुनाव है। और इस बार जनता जो शराब के मतलब अभी इलेक्शन में खूब शराब बटेगी, खूब मांस बटेगा, खूब पैसे बटेंगे, और भी फ्री बीज जो है बहुत सारी चीज़ें बटेंगी। आप भले ही उनसे ले लेना, सबसे पहले तो आप लेना ही मत, क्योंकि अपना जनता जब स्वाभिमानी होती है ना, जनता एक तरह से माँ होती है, और जनता जब माँ जब स्वाभिमानी होती है तो उसके बच्चे भी स्वाभिमानी होते हैं। तो जनता को स्वाभिमानी बनना चाहिए। स्वाभिमानी जनता ही स्वाभिमानी नेता पैदा करती है। तो इस बार जो वोट है वो सिर्फ 5,000, 10,000 के लिए, 20,000 के लिए अपना वोट मत बेच देना, क्योंकि इस वोट की पावर कई लाखों में है। अगर आप इसको सही तरीके से इस वोट का यूज करोगे तो लाखों जो पैसे हैं वो संसद से आपके घरों में आएंगे, आपके विकास के लिए लगेंगे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लगेंगे। इसलिए इस बार जो वोट है वो अपने बच्चों के भविष्य
भविष्य के लिए करना, नहीं तो ये बच्चे पूछेंगे आपके मतलब अपने माँ बाप से, आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि भैया आपने हमारे लिए क्या किया, आपने वोट दिया तो ऐसे नेताओं को क्यों बिठाया। क्योंकि जो संसद है वो एक हिमालय की तरह है, वहाँ पर जो बैठेगा, वहाँ पर जैसा व्यक्ति बैठेगा वही पूरे देश की पॉलिसियाँ तय करेगा। वैसी ही पावर जो है, वैसी ही एक एक भावना है पूरे देश में चलेगी। अगर वहाँ रोजगार देने के वाले लोग बैठे हैं तो पूरे देश में रोजगार मिलेगा, अगर वहाँ धर्म के नाम पर अंधभक्त बनाने वाले लोग बैठे हैं तो वैसा ही प्रचार चलेगा। इस बार ये वोट जो है स्वाभिमान बचाने का वोट है, देश बचाने का वोट है, अपनी पीढ़ियों को बचाने का वोट है, संविधान को बचाने का वोट है। अभी अभी आपने सुना बबीता यादव जी को, जो कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, और इनका कहना है कि इस बार जो है ये चुनाव है संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। तो आपने हमारी पूरी बात सुनी, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।